हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 8 इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली इस पूरे चैप्टर को एमसीक्यू फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, जिससे आपको क्वेश्चंस भी पता चलेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ साथ मैं आपको डिटेल के अंदर उन एमसीक्यूज को समझा भी दूंगा, जिससे आपका चैप्टर भी एक बार क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो जो इससे पहले की वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड इज कॉल्ड। मतलब हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल कर लें और जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है ना, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन को चाहिए होगा उनको भी खत्म ना करें, उनकी भी एबिलिटी को खत्म ना करें, तो दैट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि फ्यूचर को हैम्पर्ड किए बिना प्रेजेंट की नीड्स को क्या करो, फुलफिल करो, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन बिटवीन द एक्सप्लॉयटेशन रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स रीजनरेशन रेट इज कॉल्ड। देखो, जब एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, किसके बीच में? एक्सप्लॉयटेशन रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब किस रेट से, किस तरीके से जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और जो उनकी रीजनरेशन रेट है ना वो क्या है, बहुत कम है। मींस आप यूज तो बहुत ज्यादा कर रहे हो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, लेकिन उतने ज्यादा वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो रहे हैं। मतलब जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल को हम लगातार बहुत हैवी रेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, यूसेज कर रहे हैं उसका, लेकिन क्या वो इतनी जल्दी रीजनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, इसको बोलते हैं केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। कि जब जितने रेट से आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, मतलब जितने जैसे आप उसको यूज कर रहे हो उतना ही अगर उसका रीजनरेशन रेट है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब अगर आप 10 पेड़ काटते हो ना, तो कहीं ना कहीं 10 पेड़ अपने आप दोबारा से पैदा हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। और एक होता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कितना वेस्ट जो एक्चुअल में हम ह्यूमन का हो या इकोलॉजिकल बैलेंस का हो, जितना वेस्ट वो कितना इन्वायरमेंट अपने आप के अंदर क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो केयरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि किस रेट के ऊपर, जिस रेट के ऊपर आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उतने ही रेट से अगर वो दोबारा से रीजनरेट हो रहे हैं ना, दैट इज द केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट को पता है कि उसको किस टाइम पर कौन से नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा से पैदा करना है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब ये केयरिंग कैपेसिटी जो होती है ये बहुत ज्यादा हो जाती है। मींस कि जो एक्सप्लॉइटेशन एंड नेचुरल रेट ऑफ रिसोर्सेज का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो उसका रीजनरेशन रेट है ना वो बिल्कुल कम ही रहता है। तो इससे प्रॉब्लम आती है किसको? इन्वायरमेंट को। तो इससे इन्वायरमेंट के अंदर डिसबैलेंस क्रिएट होता है। और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है? जिसमें इन्वायरमेंट की जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है ना वेस्ट को, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है ना, चाहे वो मशीनों का वेस्ट है, चाहे फैक्ट्रीज का वेस्ट है, जब वो क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खत्म होने लग जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। तो जब भी केयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, सॉरी केयरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, या एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तब हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। तो केयरिंग कैपेसिटी ऑफ, इसका जो आंसर है वो है केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस। देखो, इन्वायरमेंट के अंदर जो क्राइसिस आ रहे हैं, जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं इतने ज्यादा, कि इन्वायरमेंट लगातार, इन्वायरमेंट डिग्रेडेट, खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना, ग्रीन हाउसेज गैसेज बढ़ती जा रही है लगातार, वो किसकी वजह से हो रहा है? जो केयरिंग कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की वो अपनी लिमिट से बाहर निकल चुकी है। जो एक्सप्लॉयटेशन रेट है ना नेचुरल रिसोर्सेज का, वो कई गुना ज्यादा है उसके रीजनरेशन रेट से। और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी टू कैरी वेस्ट इज रिड्यूस, कि जो इन्वायरमेंट की अपने आप ऑटोमेटिक जो कैपेसिटी थी ना एब्जॉर्ब करने की वेस्ट को, वो भी लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि वेस्ट ही क्या होता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
वो उतनी है ही नहीं, वो लिमिट क्रॉस करती जा रही है। तो ये दोनों कारण है किसके? इन्वायरमेंटल क्राइसिस के। चलो, विच यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो दो टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल जो पुराने तरीके हम यूज करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, ये क्या है, सारे कन्वेंशनल है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल क्या है, जो नए हैं, जिनको अब हमने यूज करना शुरू किया है ताकि हम अपने एनवायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी को बचा सके, उसको उस लिमिट से बाहर ना जाने दें और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। तो बेसिकली क्रूड ऑयल भी क्या है, कन्वेंशनल सोर्स है। ठीक है ना, कोल भी क्या है, कन्वेंशनल है। वुड, लकड़ी भी कन्वेंशनल है। पहले लकड़ी को जलाकर ही क्या की जाती थी, फैक्ट्री चलाई जाती थी। ठीक है ना, लेकिन जो नया कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है ना, जो पुराने तरीके नहीं है, वो है सोलर एंड विंड। तो ये क्या है, ये भी एनर्जी का सोर्स है। तो इसको यूज करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि इन्वायरमेंट हैज मैनी रिसोर्सेज फॉर अस। इन्वायरमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे लिए। आर रिसोर्स दैट कैन बी टोटली रिप्लेस्ड और इज ऑलवेज अवेलेबल नेचुरली और दैट इज प्रैक्टिकली इनएग्जॉस्टेबल इज नॉन एज। देखो कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो हमारे पास बहुत मात्रा में अवेलेबल है और कभी खत्म भी नहीं होगा, नेचुरली अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जिसको दोबारा से हम पैदा कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, देखो रीन्यूएबल रिसोर्स क्या हो गया आपका, सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज ही है और इन्हीं को ही हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हो गए, जो एक बार खत्म हो गए दोबारा से वो नहीं आएंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और कन्वेंशनल सोर्स पुराने तरीके जिनसे हम एनर्जी यूज करते थे, तो कोल, पेट्रोलियम, ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज में। चलो, तो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। कोल भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। वाटर क्या है, रिन्यूएबल। आयरन और क्या है, नॉन रिन्यूएबल, लोहे की जो बड़ी बड़ी डाली आती है। वुड क्या है, रिन्यूएबल। फिश, देखो फिश भी क्या है, रिन्यूएबल है, फिश भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैव हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो इन्वायरमेंटल क्राइसिस आपने देख ही लिया कि जब इन्वायरमेंट की जो केयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब लिमिट से बाहर चली जाए, और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जो है वेस्ट एब्जॉर्ब करने की वो खत्म हो जाए, तो इससे एनवायरमेंटल के अंदर क्या आता है, क्राइसिस आते हैं। और उसकी ना हमें बहुत ज्यादा हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मतलब जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है ना, आपको उसके बदले में बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। क्या सहना पड़ रहा है, वाटर बॉडीज आर ड्राइड अप और हेवीली पॉल्यूटेड। बिल्कुल सही बात है, हमारे जो पानी है वो लगातार खराब होता जा रहा है। हम इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं ना, तो हमें उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। उसके बदले में हमारे से जो चीज ली जा रही है ना, वो है हमारा वाटर, साफ पानी पीने का। ह्यूज एक्सपेंडिचर टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज बिकॉज इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड। और सरकार को क्या करना पड़ रहा है, हमें और खर्चा करना पड़ रहा है ताकि हम नए रिसोर्सेज को क्या करें, एक्सप्लोर करें, क्योंकि जो पुराने रिसोर्सेज थे वो तो हमने खत्म ही कर दिए। तो हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है लगातार। ठीक है ना, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट हैज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग हेल्थी लाइफस्टाइल। देखो ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूट होता जा रहा है ना, इन्वायरमेंट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, उससे जो आपको हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए ना ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, लोगों को जिम जाना पड़ रहा है, ऑर्गेनिक फूड खाने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस साथ क्या हो गया, आपको हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसा लग रहा है आपका। पहले तो बहुत कम पैसे लगते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा लगने लग गए। क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा होना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव की इन्वायरमेंटल क्राइसिस की हमें हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देनी पड़ती है। चलो, तो व्हेन स्मोक फ्रॉम अ चिमनी ऑफ अ फैक्ट्रीज आर एमिटेड बियॉन्ड इट्स लिमिट, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहे हैं ना, वो उसकी लिमिट से ज्यादा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर कंट्रोलिंग मेजर इज कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट बियर बाय एनवायरनमेंट। देखो क्या हो गया कि जो फैक्ट्रियों से धुआं बाहर निकल रहे हैं ना, वो लिमिट से बाहर है।
क्योंकि हम उसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी जो हमें कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या है? हमारी हेल्थ, ठीक है ना? जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सारा खराब हो रहा है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कौन सी है? अवॉइडेबल या अनअवॉइडेबल? देखो, वो है अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपर कंट्रोलिंग मेजर अपना लेंगे ना, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम जरूर कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अवॉइडेबल। देखो, अनअवॉइडेबल कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है? तो मान लो आपके पास एक लैंड है, उसके ऊपर आपने राइस पैदा कर रखे हैं। तो अब राइस ना पैदा करके आप क्या पैदा कर लोगे? वीट पैदा कर लोगे। तो आपको ये तो क्या है? ये अनअवॉइडेबल है। आपको राइस तो खत्म करना ही पड़ेगा, तब जाकर ये आप वीट पैदा करोगे। लेकिन ये तो अवॉइडेबल थी ना। इसके अंदर अगर आप एक प्रॉपर मेजर लगा दो, मतलब स्मोक के उससे ज्यादा वो नहीं बाहर आएगी, तो आप क्या कर सकते हो? इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, इस इन्वायरमेंटल क्राइसिस को हम कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो याद रखना, अवॉइडेबल जिसको हम, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या वो नुकसान इन्वायरमेंट का जिसको हम कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, लेकिन अनअवॉइडेबल जिसको हम खत्म ही नहीं कर सकते। ठीक है ना? मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, तो या तो आप चॉकलेट लोगे या टॉफी लोगे, तो दोनों में से एक ही चीज लोगे। तो जो चीज छोड़ोगे, दैट इज योर अनअवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच गैस इज अ कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर? देखो, कौन सी गैसेस कारण है ओजोन लेयर के कम होने का स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर? ठीक है, देखो, एक तो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशनर्स के अंदर यूज होते हैं, और है ब्रोमो फ्लोरोकार्बन, जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है। तो ये दोनों गैसेस जो है ना, ये कारण है किसका? ओजोन लेयर के डिप्लेशन होने का, जिससे कैंसर हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस? देखो, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है जिससे इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्या होता है? पोल्यूट होता है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। कोयले को, पेट्रोलियम को जब हम यूज करते हैं ना, तो उससे ग्रीन हाउसेस गैसेस ही निकलती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड। तो ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर डिक्टोमी ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया? देखो, इनमें से उन्होंने बोला क्या कारण है इन्वायरमेंट के खत्म होने का इंडिया के अंदर। और डिक्टोमी, इसका मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। मींस कि ऐसे कारण जो एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल ही ऑपोजिट है, दूर दूर तक भी नहीं मिलते। देखो, क्या कारण है इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल के खत्म होने के, और वो भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग। देखो, पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो, जो गरीबी है ना, उसकी वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो रहा है? डिग्रेडेड, खत्म हो रहा है। उसकी वैल्यू खत्म, उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? कि जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको अपना पालन पोषण करने के लिए क्या करना पड़ता है? आसपास के जंगलों से लकड़ियां तोड़नी पड़ती हैं। ठीक है ना? जिससे क्या होता है? इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? डिग्रेडेड हो रहा है, खत्म हो रहा है इन्वायरमेंट हमारा। और जो एफ्लुएंस इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब इसका मतलब क्या है? कि जो लोग अमीर हैं, वो इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं ना अपने रिसोर्सेस का, उससे भी क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल कम हो रहा है। कि जिनके पास तो पैसा है, वो तो दबा के पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, दबा के बिजली का यूज कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है, वो जो नेचर से चीजें मिलती है, लकड़ी मिलती है, कुछ भी मिलता है, उनका यूजेस कर रहे हैं। तो दोनों ही कारण है, दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट कारण है। ठीक है ना? किसके? इन्वायरमेंट के खत्म होने के। तो आंसर विल बी बोथ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चिपको मूवमेंट? तो देखो, चिपको मूवमेंट आपको सबको पता है कि जब वहां के एक लोग थे, वो पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि कमर्शियल एरिया की वजह से वो पेड़ काटने शुरू कर दिए गए थे, तो वो लोगों ने क्या किया था? पेड़ों को गले लगा लिया था, जिससे बहुत ज्यादा पेड़ बचा लिए थे उन्होंने। ठीक है ना? तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं कि इट लॉन्च्ड इन 1973 इन उत्तराखंड। बिल्कुल सही बात है। ये चिपको मूवमेंट जो थी ना, वो 1973 के अंदर उत्तराखंड के अंदर शुरू हुई थी। और अपिको मूवमेंट जो थी, वो कर्नाटक के अंदर 1983 के अंदर शुरू हुई। ठीक है ना? तो ये क्यों लॉन्च की गई थी? ताकि जो इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है ना ट्री फैलिंग के अंदर, मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं, किसके लिए? कमर्शलाइजेशन की वजह से। और बेसिकली उधर दिक्कत क्या थी कि पेड़ काटे जा रहे थे, और जहां पर कमर्शियल एरिया नहीं भी बनना था ना, वहां के भी पेड़ काटे जा रहे थे। तो जो वहां के सिटीजन थे या जो वॉलंटियर्स थे ना, वो चाहते थे कि एक पॉलिसी बने जिससे एक प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से ही वो पेड़ काटे जाएं, ताकि ऐसा भी हो कि इकोनॉमी डेवलप भी करे, लेकिन इन्वायरमेंट भी साथ साथ प्रोटेक्ट हो। ठीक है ना? और विलेजर ने कम से कम 12,000 पेड़ को कटने से क्या कर लिया था? बचा लिया था। तो ये चिपको मूवमेंट थी। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलो, तो विच आर द स्ट्रेटजीज फॉलो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट?
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी? देखो, ज्यादा से ज्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कीजिए, सीएनजी का यूज किया जाए शहरों के अंदर, सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाए, बायो कंपोस्टिंग की जाए, ठीक है ना। तो बायो कंपोस्टिंग आपको सबको पता है कि जब वो पेड़ पौधे होते हैं उनको ही यूज कर केमिकल फर्टिलाइजर को अलावा उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जाए, ठीक है, केमिकल को यूज ना किया जाए, फर्टिलाइजर को यूज ना किया जाए, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी कारण है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो, तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के।